brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, मगर ये जिलों पर क्यों चर्चा कराना चाहते हैं? जिलों को लेकर इतनी हमदर्दी थी तो आप कब आए थे? 2018 में। और जिले कब बनाए? चुनाव से ठीक एक महीना पहले, आचार संहिता लगने से ठीक एक महीना पहले आपने जिले बना दिए। क्या नियत थी आपकी कि बजट नहीं देना पड़े? ये अशोक गहलोत की सैमसंग सरकार है पूरे 5 साल की। यहां पर पद ही स्वीकृत हुए हैं, पद नहीं मिले हैं। उसी तरह से जिले बना दिए। जिले बना दिए, जाकर कह भी आते थे इन्होंने तो संभाग नहीं मांगा, मैंने संभाग दे दिया। इन्होंने जिले नहीं मांगे, हमने जिले दे दिए। अरे इससे अच्छा स्कूलों में टीचर दे देते हैं। मगर ये सारे हारे क्यों? हारे इसलिए कि जनता समझती थी कि आपकी नीयत में खोट है, आप जिले नहीं बनाना चाहते हैं। जितने जिले रखे हैं भजनलाल शर्मा ने, उसमें भी 2-3 जिले कम हो सकते थे, मगर पता नहीं क्यों, क्योंकि सियासत तो वहां पर भी है। पर जनता की गाढ़ी कमाई बच गई। और खोलना ही है तो राजस्थान हाईकोर्ट खोल लो 2-3 जगह। वैसे तो अगर छोटे जिलों से काज अच्छा है तो यूरोप से बड़ा राजस्थान की क्या जरूरत है? छोटे छोटे राज्य से अच्छे राज चल सकते हैं। इन तर्कों में कोई दम नहीं होता। बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन और अमेरिका जैसे और रूस जैसे बड़े देश बड़ी उन्नति किए हुए हैं, और कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहां संघर्ष ही नहीं रुक रहा है। इसलिए छोटे और बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी शासन व्यवस्था जनता तक कैसे जाती है। आप समझिए कि आधा दिन सदन स्थगित रहा इस बात को लेकर कि आप हमें बोलने नहीं देते, आप हमें बोलते हैं। लगा दिया गया इनके सामने आईपैड, उस पर ये प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर आ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा उत्तर आ ही गए हैं तो जवाब आपने पढ़ ही लिया है। इसमें पूरक प्रश्न, इसके अलावा इसके ऊपर कोई शंका है तो वो पूछ लो। नहीं साहब, हमें जानकारी थोड़ी ही चाहिए, हमें तो जनता को बताना है कि देख तेरा सवाल हमने पूछा है। इसलिए सदन में हंगामा कर दिया कि ये जो लिख कर भेजे हैं उसे बोलिए भी आप, मतलब समय भी दुगना खर्च कीजिए आप। पूरक उसके बाद हम पूछेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि मीडिया का ये दबाव इतना ज्यादा है। मैं ममता कुलकर्णी का मामला देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी है कि डाकू रत्नाकर उर्फ उंगली माल अगर ये तय करता कि हमें महर्षि वाल्मीकि बनना है और मीडिया वाले होते तो कभी नहीं बनने देते। ऋषि मुनि बना हुआ वापस उसे डाकू बना देते। बन कैसे सकते हो? हम है ना। महात्मा गांधी ने कहा है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। मगर मीडिया को पाप से ज्यादा नफरत नहीं है, पापी से है। अगर सुधर जाए तो सुधरने देना नहीं है। मगर यह अलग बात है। तो मीडिया का ऐसा प्रभाव है कि इस बात को लेकर हंगामा होता रहा कि नहीं, जो आपने हमें लिख कर दिया है वो बोलकर भी सुनाइए। अब देखिए, ऐसे मसलों पर अगर सदन में चर्चा हो रही है, जिन भाषणों को हम भी कहते हैं क्या शानदार बोला है, उन भाषणों में आपके लिए क्या होता है? आपके सरोकार से जुड़ी हुई चीजें कितनी होती है पता नहीं। हरिमोहन शर्मा उठे, वो कहने लगे संभाग स्तर पर मुख्यमंत्री बन गए हैं, कोटा में, जोधपुर में, बीकानेर में। गनीमत है कि संभाग स्तर पे हैं। आपके यहां तो विधानसभा स्तर पर थे। थानेदार से लेकर कलेक्टर तक लगाते थे। क्या त्राहिमाम मचा हुआ था। मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं थी
कि कलेक्टर को कोई निर्देश दे सके। अगले ही दिन कहता था मैं सचिन पायलट के पास चला जाऊंगा, और फिर धर्मेंद्र राठौड़ पूरे लाव लश्कर के साथ जाते थे उसे मनाने के लिए। कैसे कैसे ये सरकार गुजरी है, मगर वक्त के साथ पता है अच्छी बात क्या है, ये गुजर जाता है, पलट कर नहीं आता। पलट कर नहीं आता, इसलिए इन नेताओं को फायदा मिल जाता है। हालांकि गुजर जाना भी चाहिए, कब तक गंदगी को पकड़ के बैठे रहोगे, मगर सबसे अच्छी बात वक्त की यही है कि ये गुजर जाता है। जब गुजर जाता है तो फिर नेताओं के दिमाग से बिसर भी जाता है, और फिर तरोताजा होकर ये बोलते हैं। मैं गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहा था तो हंसी भी आ रही थी। वो गिनवा रहे थे कितने लाख, 1,34,000, 74,000 पता नहीं शिक्षकों के पद खाली हैं। ये क्या पिछले 1 साल में खाली हैं, मगर 5 साल शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों रहे, याद ही नहीं आई। और यही स्थिति बीजेपी की है। सत्ता में थे कुछ और कहते थे, विपक्ष में आए तो कुछ और कहने लगे, फिर सत्ता में आए तो कुछ और कहने लगे। संविदा की नौकरियों के लिए इनके बयान कुछ और हुआ करते थे, ठेके पर नौकरी के लिए इनके बयान कुछ और हुआ करते थे, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए इनके बयान कुछ और हुआ करते थे, सीएचओ सीएचए के लिए इनके बयान अलग हुआ करते थे। मगर वक्त के साथ वक्त तो गुजर जाता है, ये भी गुजर जाते हैं। अब मैंने ये बात उठाई थी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर। क्यों उठाई थी ये बात मैंने कल? इसलिए उठाई थी कि परीक्षा रद्द करने की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये कमजोर किया जा रहा है। अब बताइए आप, 3 महीने हो गए, क्या कोई नई गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं दिखाया गया है, सब ऑब्लिगेशन में है। 48 में से करीब करीब 20 डमी हैं और 20 के आसपास पेपर लीक हैं। तो क्या 20 के आसपास केवल पेपर लीक होना मास पेपर लीक को स्थापित कर सकता है, जबकि आधे से ज्यादा इसमें फर्जी हो सकते हैं, मगर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आप हाई कोर्ट से रद्द करा भी लोगे तो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाएंगी, क्योंकि जांच हो नहीं रही है, पैसे का ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है। नरेश खिलेड़ी ने डमी भी बैठाया, पेपर भी खरीदा और जमानत हो गई। जगदीश बिश्नोई के रैकेट के सभी लोगों की जमानत हो गई, क्योंकि उसने तो मोहब्बत में पेपर दिए थे, कोई ट्रांजैक्शन ही हुआ नहीं था। तो फिर जिस तरह से यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द की और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, अगर ये जांच मजबूती से नहीं की गई तो फिर ये साजिश का शिकार हो सकती है, क्योंकि हम परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं, हमारी मांग ही यही है। मगर ये तब तक नहीं हो सकती रद्द जब तक जांच नहीं हो, और जांच बंद है। अब ये कह दो कि एसओजी ने लिख दिया है कि इतना बड़ा घोटाला है कि हम जांच नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही ट्रेन में बैठ जाओ, टीटी आए तो कहे अच्छा टिकट भी लेना था क्या, हमें तो पता नहीं था, और वो आपकी मासूमियत पर दे। ऐसा होता नहीं है। ये केस कमजोर किया जा रहा है, और कमजोर करने वाले क्यों कमजोर कर रहे हैं? हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और रद्द करने के लिए आधार को मजबूत किया जाए। मगर वो कौन है उन्हें पहचानना होगा। हमारे गरीब भाई मनोज मीणा, विकास, लादूराम, ये सब जो संघर्ष कर रहे हैं, भूखे प्यासे भागे फिर रहे हैं, कैलाश शर्मा कोर्ट गया है, इन सब की लड़ाई अधूरी रह जाएगी अगर जांच मुकम्मल नहीं होती है। क्योंकि उसी जांच पर ये पेपर रद्द होना है या नहीं होना है, इस बात को समझिए। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। भावुकता में मत सोचिए कि जो ये 20-25 पेपर लीक के मामले आए हैं जिसमें कोई ट्रांजैक्शन
नहीं दिखाया गया है, कोई बरामदगी नहीं दिखाई गई है पैसे की, तो केस मजबूत हो जाएगा और पेपर रद्द हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा दबाव पेपर रद्द कराने के साथ साथ जांच के मजबूत पक्ष पर भी होना चाहिए, तभी यह मामला टिक पाएगा, वरना नहीं टिक पाएगा। अब सरकार जा रही है कुंभ नहाने। 8 फरवरी को पूरी सरकार जाएगी कुंभ नहाने। अयोध्या दर्शन के लिए भी गई थी, क्योंकि बीजेपी देखिए अपने विचारों को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर संकोच नहीं किया करती है। वो जानती है कि कुंभ से जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य से हमें चुनाव जीतना है। अब कांग्रेसी इसमें खुश हो लेते हैं, उनको लगता है कि हम प्रहार कर रहे हैं कि मंदिर मंदिर जाते हैं, मंदिरों में भीड़ देख लोगे कांग्रेसियों तो मंदिर का नाम लेना भूल जाओगे। मैं तो वैसे देखो भीड़ भाड़ से परहेज करता हूं, मगर मेरी धर्मपत्नी जिद करने लगी कि हम 1 जनवरी को मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे। वहां जाकर जब हमने शाम को 7 बजे भीड़ देखी तो मेरे होश फाख्ता हो गए। आप समझिए लोगों की भावनाएं मंदिर से कितनी जुड़ गई हैं। आप पिछले 25 साल के उस मानसिकता से निकलिए, जब मंदिर जाना एक राजनीतिक मजाक का विषय हुआ करता था, जब हम छोटी छोटी बातों पर बड़ी स्टोरियां बनाए करते थे कि ये देखिए सरकार हवन करा रही है। अब सरकार हवन ही करा रही है। इसलिए भजन लाल शर्मा को यह पुरस्कृत करते हैं जब कहते हैं कि मंदिर मंदिर जाते हैं। मगर वसुंधरा राजे भी मंदिर मंदिर जा रही हैं। पता चला है कि इस बार 8 मार्च को उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा होगा, और ऐसा जलसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मगर उनके समर्थक इस बात को लेकर प्रस्ताव रख रहे हैं कि इस बार ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए जैसे राजस्थान की जनता में एक संदेश जाए कि बीजेपी में लोकप्रिय चेहरा तो वसुंधरा राजे ही हैं। मगर मैंने कहा ना, बीजेपी के काम करने के तरीके अलग हैं। अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जलसा होगा या नहीं होगा, प्रस्तावित है, प्रस्ताव खारिज भी हो सकता है। बड़ा सवाल है कि यहां पर सद्भावना व्यक्त करने या फिर बधाई देने तो सब आ जाएंगे, खड़ा कौन मिलेगा? सचिन पायलट सब नहीं है जिनके पास विपरीत परिस्थितियों में सरकार के कुचल देने के दंभ के बावजूद कम से कम 18-19 विधायक तब भी खड़े रहते थे, अब भी खड़े रहते हैं। भजन लाल शर्मा का यह भाषण था। आज गए थे जालौर में, कल सरपंचों के यहां गए थे, और देखिए मैं देख रहा था और सुन रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा कैसे सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो सरपंचों को लेकर बोल रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं करा रही है, और भजन लाल शर्मा सरपंचों को एक्सटेंशन करके सरपंचों के बीच जाकर कह रहे हैं कि सरपंचों से बड़ी कोई ताकत नहीं। संगठन में काम करने का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर बीजेपी कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन मसलों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं बार बार कहता हूं कि व्यापम जैसा बड़ा शिक्षा घोटाला, पेपर लीक घोटाले के बावजूद शिवराज सिंह चुनाव जीतते आए मध्य प्रदेश में, क्योंकि कैडर मजबूत था। जनमानस को हिंदुत्व के हिलोड़े ये लेने पर मजबूर कर देते थे। इसलिए आसान नहीं है, तमाम कमियां गिना लीजिए, उसके बावजूद आसान नहीं है। मगर हम जिक्र हनुमान बेनीवाल का क्यों कर रहे थे? हनुमान बेनीवाल देखिए, मैं लगातार उनको फॉलो करता हूं। लोकसभा में यह नेता जनता के मुद्दों को लगातार उठाता रहा है। कभी भी देश के किसी कोने पर किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, इकलौता सांसद होने के बाद भी अगर ये आवाज उठा रहा है तो हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि ये जो आंकड़े हनुमान बेनीवाल निकाल कर लाए हैं कि देश में किसान कितने कर्ज में हैं और राजस्थान में किसान कितने कर्ज में हैं, उन आंकड़ों को लेकर आज कांग्रेस बोल रही थी।
जब कांग्रेस बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि राहुल गांधी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के वादों के बावजूद 1,74,798 करोड़ रुपए किसानों पर कर्ज हैं। पता नहीं ये कैसे जो कर्ज हैं वो चुका पाएंगे क्या? सरकार इसी तरह से वादा करके मुंह फेरती रहेगी? पता नहीं। विधानसभा चल रहा है और विधानसभा में कई रोचक बातें मस्त हैं कि हम उड़न बचाने को लेकर अपने किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। कुछ लोग कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखवीर जोजावर पर आरोप लगाने आए कि उड़न की भूमि सरकार ने आवंटित कर दी, भ्रष्टाचार हुआ है। वो खुद आए कि ये गलत हुआ है कहने के लिए। टीकाराम जूली आए कहने के लिए कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उसका जवाब देने के मदन दिलावर को लाया गया। नेताओं की नूरा कश्ती चलती रहती है और उसमें आपको खोजना है कि हमारे हिस्से के लिए क्या है, आपके हिस्से के लिए क्या है, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।